नमस्कार। खिलजी राजवंश पर हमारी इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, उसके दक्षिण भारत के वो अभियान, उसके प्रशासनिक और आर्थिक सुधार जिनकी बात आज भी होती है, और फिर ये इतना ताकतवर दिखने वाला वंश कैसे इतनी जल्दी ढह गया। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है अलाउद्दीन के दौर के उन खास पहलुओं को खंगालना जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर आप कह सकते हैं गहरी छाप छोड़ी। सही। हम देखेंगे कि कैसे उसने दक्षिण में अपना असर डाला, मंगोलों के जो लगातार हमले हो रहे थे उनका सामना कैसे किया, और वो कौन से बाजार सुधार थे जिनकी वजह से उसे इतना जाना जाता है। और आखिर में खिलजी वंश के पतन के बीज कहाँ छुपे थे। बिल्कुल। और शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प बात से करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का वो पहला सुल्तान था जिसकी फौजों ने विंध्य पहाड़ों को पार करके दक्षिण भारत में जीत हासिल की। हाँ, ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। तो यहीं से शुरू करते हैं अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान। उत्तर भारत में जब उसकी पकड़ मजबूत हो गई तो फिर उसकी नजरें दक्षिण पर टिकी। पर मजे की बात यह है, जैसा आपने कहा, कि वो खुद इन फौजी मुहिमों पर नहीं गया। हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। अलाउद्दीन दिल्ली में ही रहा और इसकी ठोस वजह थी। एक तो उत्तर भारत में ही अभी काफी काम बाकी था, सल्तनत को और मजबूत करना था। सही। दूसरा और शायद ज्यादा बड़ा कारण, उत्तर पश्चिम से मंगोलों के हमलों का खतरा वो लगातार मंडरा रहा था। हाँ, वो तो था ही। तो ऐसे में राजधानी छोड़ना थोड़ा मुश्किल था, खतरनाक हो सकता था। इसलिए उसने कमान अपने सबसे काबिल और भरोसेमंद सेनापति मलिक काफूर को सौंपी। मलिक काफूर, इसका जिक्र बार बार आता है, और ये याद रखना भी दिलचस्प है कि वो असल में गुजरात से लाया गया गुलाम था। जी हाँ। जिसे अलाउद्दीन ने अपनी सेना में इतने ऊंचे ओहदे तक पहुंचाया, और उसने दक्षिण में वाकई कमाल का नेतृत्व दिखाया। तो उस वक्त दक्षिण में 4 बड़े राज्य थे। देवगिरी के यादव, हाँ। वारंगल के काकातिया, द्वार समुद्र के होयसल और मदुरई के पांड्य। ये चारों ही आपस में भी उलझते रहते थे, जिसका फायदा दिल्ली सल्तनत को मिला होगा। बिल्कुल मिला। यहाँ अलाउद्दीन की नीति थोड़ी अलग थी। हाँ। उत्तर भारत के उलट उसका मकसद इन दक्षिणी राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य में मिलाना नहीं था। अच्छा, क्यों? शायद दूरी और सीधे नियंत्रण की मुश्किलें रही होंगी। वो चाहता था कि ये शासक बस उसकी अधीनता मान ले और सालाना कर, जिसे खराज कहते थे। हाँ, एक तरह का वार्षिक टैक्स या ट्रिब्यूट वो दिल्ली भेजते रहे। और अगर कोई राजा ये खराज देने से मना कर दे तो फिर क्या? तो फिर से हमला होता था। ये एक तरह से दबदबा बनाए रखने की पॉलिसी थी। देवगिरी का मामला देखिए। वहां के यादव राजा रामचंद्र पहले भी अलाउद्दीन से हार चुके थे 1306-07 के आसपास, जब मलिक काफूर फिर वहां पहुंचा। हाँ। तो गुजरात का भागा हुआ राजा राय करण भी रामचंद्र के साथ आ मिला, पर काफूर ने दोनों को हरा दिया। अच्छा। और इस हार के बाद रामचंद्र ने कुछ कूटनीतिक कदम भी उठाया था, है ना? रिश्तेदारी वगैरह। जी हाँ, उसने अपनी बेटी झत्यपली की शादी अलाउद्दीन खिलजी से कर दी। शायद सोचा होगा कि रिश्तेदारी से भविष्य में हमले रुक जाएंगे। होता है ऐसा। रामचंद्र ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की और खराज देना भी मान लिया। हालांकि जब बाद में उनके बेटे ने कर देना बंद किया तो देवगिरी पर फिर हमला हुआ। ओहो, तो रिश्ते भी काम नहीं आए आखिर में। हाँ, ये दिखाता है कि ये रिश्ते भी सत्ता के समीकरणों से ऊपर नहीं थे। इन जीतों ने अलाउद्दीन का हौसला तो बहुत बढ़ा दिया होगा। बिल्कुल, वो खुद को सिकंदरे सानी कहलवाने लगा था। यानी दूसरा सिकंदर? हाँ, दूसरा सिकंदर। उसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं रही, वो मध्य एशिया और फारस जीतने के सपने देखने लगा था। ये उसकी बढ़ती ताकत और आत्मविश्वास को दिखाता है। और इन दक्षिणी जीतों का हीरो बनकर उभरा मलिक काफूर, एक गुलाम से सल्तनत का सबसे ताकतवर आदमी। हाँ। मलिक नायब, यानी लगभग वाइसरॉय या उप प्रधानमंत्री जैसा पद। ये तो अभूतपूर्व था। बिल्कुल, और यकीनन जो पुराने तुर्की अमीर थे उनको ये बात पसंद नहीं आई होगी। जाहिर है। इन सब घटनाओं का ब्यौरा हमें अमीर खुसरो और फरिश्ता जैसे उस दौर के लेखकों से मिलता है ना? जी हाँ, अमीर खुसरो तो खुद कई सुल्तानों के दरबार में रहे थे। उन्होंने काफी कुछ लिखा है। अच्छा। देवगिरी के बाद काफूर वारंगल पहुंचा, जहां काकतीय राजा ने कड़ी टक्कर दी पर आखिरकार हार गया। और कहते हैं कि मशहूर कोहिनूर हीरा, हाँ, कोहिनूर, यहीं से मलिक काफूर को मिला था, जिसे उसने अलाउद्दीन को भेंट किया। क्या बात है। उसके बाद द्वार समुद्र के होयसल और फिर सुदूर दक्षिण में मदुरै के पांड्य राज्य की बारी आई। मदुरै, जिसे माबर भी कहते थे, वहां पहुंचकर खिलजी सेना को एक हैरानी हुई थी। कुछ ऐसा, हाँ, उन्हें लगा था कि वो दक्षिण में इस्लाम का परचम लहराने वाले पहले लोग हैं,
लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सदियों से अरब व्यापारी वहां बसे हुए थे। अरे उनकी अपनी बस्तियां थी, मस्जिदें थीं। ये दिखाता है कि व्यापारिक रिश्ते फौजी अभियानों से कहीं पहले से कायम थे। हालांकि ये भी दर्ज है कि मदुरई अभियान में मंदिरों में काफी लूटपाट हुई। तो एक तरफ दक्षिण में सल्तनत का दबदबा बढ़ रहा था और दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोलों का खतरा वो तो बना ही हुआ था। बिल्कुल। चगताई खानात और शुरू में इल खानत, दोनों तरफ से मंगोल लगातार दिल्ली पर कब्जे की कोशिश कर रहे थे। अलाउद्दीन के चाचा जलालुद्दीन के वक्त भी हमला हुआ था। हाँ। लेकिन अलाउद्दीन के समय में ये हमले बहुत बढ़ गए। 1297 के बाद तो जैसे एक सिलसिला सा शुरू हो गया। एक हमला तो बहुत ही भयानक बताया जाता है, शायद 2 लाख सैनिक। हाँ, एक बार तो करीब 2 लाख मंगोल सैनिक दिल्ली शहर के दरवाजे तक पहुंच गए थे। उस वक्त अलाउद्दीन ने खुद सेना की कमान संभाली और उन्हें खदेड़ दिया। ये बहुत बड़ी जीत थी। हिम्मत की बात है। बिल्कुल। लेकिन 1303 में फिर मंगोला धमके और इस बार तब आए जब अलाउद्दीन की मुख्य सेना चित्तौड़ के घेरे में फंसी हुई थी। ओहो, इसका मतलब उसे चित्तौड़ छोड़कर वापस भागना पड़ा? जी हैं, उसे घेरा उठाकर फौरन दिल्ली लौटना पड़ा। इसी दौरान जफर खां जैसा उसका एक काबिल सेनापति मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। अच्छा। ये घटनाएं दिखाती हैं कि मंगोल खतरा कितना वास्तविक और गंभीर था। वो सिर्फ सरहद पर नहीं, राजधानी तक पहुंच रहे थे। पर अलाउद्दीन हर बार दिल्ली को बचाने में कामयाब रहा। हाँ, कामयाब रहा। आखिरकार मंगोलों के हमले कम हुए, शायद उनकी आपसी लड़ाइयों और मध्य एशिया में बदलते शक्ति संतुलन की वजह से। बाद में तैमूर जैसे शासकों का उदय हुआ। खैर, इन लगातार भारी खतरों के बावजूद अलाउद्दीन ने दिल्ली में कुछ यादगार इमारतें भी बनवाई। सही कहा। जैसे कुतुब मीनार परिसर में बना अलाई दरवाजा, वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, आर्किटेक्चर के लिहाज से भी बहुत अहम है। हाँ, कैसे? कहा जाता है कि भारत में पहली बार सही वैज्ञानिक तरीके से मेहराब मतलब ट्रू आर्च का इस्तेमाल इसी में हुआ था। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। और उसकी वो अधूरी मीनार? हाँ, अलाई मीनार। उसकी योजना थी कुतुब मीनार से 2 गुनी ऊंची मीनार बनाने की। ये उसकी जबरदस्त महत्वाकांक्षा को दिखाता है। डबल? हाँ, लेकिन ये योजना पूरी नहीं हो सकी। उसकी मौत के बाद काम रुक गया और आज भी हम सिर्फ उसकी पहली मंजिल का ढांचा ही देख पाते हैं। मंगोल हमलों से बचने के लिए उसने एक नई किलेबंद राजधानी भी बसाई, सीरी फोर्ट, और शहर की बढ़ती आबादी के लिए पानी का इंतजाम करने के लिए एक बड़ा तालाब बनवाया, जिसे आज हम हौज खास के नाम से जानते हैं। हौज खास, हाँ। चलिए अब आते हैं अलाउद्दीन के उन सुधारों पर जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है, उसके बाजार और आर्थिक नियंत्रण। मतलब इतनी बड़ी फौज रखना, उन्हें तनख्वाह देना और साथ में महंगाई काबू में रखना, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये वाकई एक बड़ी चुनौती थी और इसी के लिए अलाउद्दीन ने कुछ बहुत सख्त और कह सकते हैं अनोखे कदम उठाए। उसका मकसद साफ था, सेना का खर्चा कम रखना और आम लोगों को जरूरी चीजें सही दाम पर मुहैया कराना। हाँ? उसने लगभग हर जरूरी चीज की कीमत तय कर दी। अनाज, कपड़ा, घोड़े, मवेशी, गुलाम, यहाँ तक कि सुई जैसी छोटी चीजों की भी। हर चीज की? हाँ, कोई भी व्यापारी तय कीमत से न ज्यादा ले सकता था न कम। लेकिन क्या ये वाकई लागू हो पाया? मतलब इतने बड़े पैमाने पर कीमतों को काबू करना तो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल तो था, लेकिन अलाउद्दीन ने इसे लागू करने के लिए पूरा एक प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। अच्छा। उसने अलग अलग चीजों के लिए खास बाजार या मंडियां बनवाई। अच्छा। अनाज मंडी, कपड़ा मंडी, घोड़ा और गुलाम मंडी वगैरह। इन मंडियों पर निगरानी रखने और नियमों को सख्ती से लागू करवाने के लिए शहना-ए-मंडी नाम का एक आला अफसर नियुक्त किया गया। उसका काम ही बाजार पर नजर रखना था। और अगर कोई गड़बड़ी करे तो सजा वगैरह? हाँ, उसके लिए सजाएं बहुत कठोर थीं। कीमतों पर नजर रखने के लिए उसने गुप्तचर व्यवस्था भी बनाई। मुनीहियन नाम के जासूस, जिनमें अक्सर बच्चे भी होते थे, बाजारों में घूमते रहते थे। बच्चे? हाँ, अगर कोई व्यापारी ज्यादा कीमत लेता या नापतौल में बेईमानी करता पकड़ा जाता तो उसे सख्त सजा मिलती। जिक्र आता है दिल्ली की चोर मीनार का। हाँ, मैंने सुना है। कहते हैं कि सजा के तौर पर अपराधियों के कटे हुए सिर वहां लटकाए जाते थे ताकि दूसरों को सबक मिले। बाप रे, ये तो बहुत ही सख्त इंतजाम थे। लेकिन क्या ये कारगर रहे? मतलब असर हुआ इनका? देखिए, ये नियंत्रण ऊपरी तौर पर तो कामयाब दिखा। चीजों के दाम काबू में रहे और सेना का खर्च भी निकला, पर इसकी बुनियाद सुल्तान की निजी सख्ती और लगातार निगरानी पर टिकी थी। सोचने वाली बात है कि ऐसी व्यवस्था शासक के हटते ही कितनी कारगर रह सकती है। ये पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड थी और सुल्तान की इच्छा शक्ति पर निर्भर थी। सही कहा। अच्छा, अनाज की सप्लाई कैसे सुनिश्चित की?
फौज और शहर के लिए लगातार अनाज चाहिए होता होगा। इसके लिए उसने गंगा यमुना दोआब जैसे उपजाऊ इलाकों से लगान यानी भू राजस्व अनाज के बजाय सीधे नकद में वसूलना शुरू किया। नकद में? हाँ, कैश में। ये पैसा सीधा शाही खजाने में जाता था। किसान अपनी फसल बंजारा समुदाय के पंजीकृत व्यापारियों को बेचते थे। ये बंजारे गांवों से अनाज खरीदकर शहरों की मंडियों तक पहुंचाते थे। बंजारा समुदाय, उनका रोल अहम था। मतलब बहुत अहम। सरकार ने इन पर भी नजर रखी ताकि जमाखोरी ना हो। साथ ही मुश्किल वक्त के लिए बड़े बड़े सरकारी गोदाम भी बनवाए गए, वेयरहाउस टाइप। और सैनिकों को पहली बार नियमित नकद वेतन देने की शुरुआत भी उसी ने की। जी हाँ, ये एक बड़ा बदलाव था। इससे पहले सैनिकों को अक्सर लूटे हुए माल में हिस्सा या जमीन मिलती थी। अलाउद्दीन ने रेगुलर सैलरी का सिस्टम शुरू किया। कितना मिलता था अंदाजन? एक घुड़सवार सैनिक को साल का करीब 238 टंका मिलता था, उस समय की मुद्रा। अच्छा। उसने स्थानीय मुखिया या टैक्स कलेक्टर, जिन्हें खोत कहा जाता था, उनकी ताकत भी कम की और उनसे भी सख्ती से टैक्स वसूला। इससे वो लोग नाराज जरूर हुए, लेकिन राज्य की आमदनी बढ़ी। तो ये सुधार असरदार तो थे, लेकिन बहुत सख्त भी थे और पूरी तरह अलाउद्दीन की शख्सियत पर टिके थे। और शायद यहीं खिलजी वंश के पतन की कहानी की शुरुआत भी होती है। बिल्कुल। अलाउद्दीन ने अपने लंबे शासनकाल में तुर्की अमीरों की ताकत को लगभग खत्म कर दिया था। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन 1316 में जब उसकी मौत हुई। कैसी हुई थी मौत? बीमारी से या? अनिश्चितता है। कुछ कहते हैं बीमारी से, कुछ शक करते हैं कि मलिक काफूर का हाथ था। खैर, जब मौत हुई तो एक खालीपन सा पैदा हो गया। और उस खालीपन को भरने की कोशिश की मलिक काफूर ने। हाँ, उसने फौरन सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की। अलाउद्दीन के एक छोटे, सिर्फ 6 साल के बेटे शिहाब-उद-दीन उमर को गद्दी पर बिठाकर खुद उसका संरक्षक बन गया। और बड़े बेटों का क्या हुआ? अलाउद्दीन के बड़े बेटों को या तो कैद कर लिया गया या अंधा करवा दिया गया, जिनमें एक मुबारक खान भी था। लेकिन काफूर का ये दाव ज्यादा चला नहीं शायद। नहीं, मुश्किल से कुछ महीने। महल के ही कुछ वफादार पुराने रक्षक, जो शायद अलाउद्दीन के प्रति निष्ठावान थे, उन्हें काफूर की हरकत पसंद नहीं आई। उन्होंने काफूर का ही कत्ल कर दिया। अच्छा। कुछ स्रोत तो ये भी कहते हैं कि काफूर ने इन्हीं रक्षकों को मुबारक खान को मारने भेजा था, लेकिन उन्होंने पासा पलट दिया, काफूर को मारा और मुबारक खान को आजाद करवा के सुल्तान बना दिया। वाह! तो मुबारक शाह अगला सुल्तान बना। उसने क्या किया? क्या उसने बाप के सुधार जारी रखे? मुबारक शाह 1316 से 1320 का दौर कह सकते हैं खिलजी वंश के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। उसे हुकूमत का कोई तजुर्बा नहीं था। उसने आते ही अपने बाप के सारे सख्त नियम कायदे पलट दिए। शायद सोचा होगा कि इससे अमीर और जनता खुश हो जाएंगे। मतलब पॉपुलिस्ट मूव्स। हाँ, बिल्कुल। उसने रियायतें बांटी, कीमतें फिर बेलगाम हो गई, महंगाई बढ़ गई। उसने देवगिरी और वारंगल में उठे कुछ विद्रोहों को दबाया जरूर, लेकिन कुल मिलाकर उसका शासन ढीला ढाला था। और उसकी एक बड़ी कमजोरी भी सामने आई है ना, खुसरो खान। हाँ, खुसरो खान। ये भी मलिक काफूर की तरह गुजरात या मालवा से लाया गया एक हिंदू गुलाम था, जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था। वो मुबारक शाह का खास कृपा पात्र बन गया। ओह, फिर वही कहानी? हाँ, मुबारक शाह ने उसे जरूरत से ज्यादा ताकत और भरोसा दे दिया। ठीक वैसी ही गलती जो शायद अलाउद्दीन ने काफूर के साथ की थी। और अंजाम भी वैसा ही हुआ? लगभग। खुसरो खान भी महत्वाकांक्षी निकला। उसने अपने वफादार सैनिक, जिनमें ज्यादातर उसी की पृष्ठभूमि के लोग थे, इकट्ठे किए और एक रात मुबारक शाह का कत्ल करवा दिया। और खुद सुल्तान बन बैठा? हाँ, खुद सुल्तान बन बैठा। लेकिन दिल्ली के अमीरों ने उसे स्वीकार नहीं किया होगा। नहीं किया। खुसरो खान का शासन कुछ महीने ही चला। दिल्ली के ज्यादातर तुर्क और मुस्लिम अमीर उसके खिलाफ थे, क्योंकि वो मूल रूप से हिंदू था और उसके आसपास उसी के समुदाय के लोग ज्यादा थे। इसी नाराजगी का फायदा उठाया पंजाब सिंध के इलाके दीपानपुर के गवर्नर गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक, यहीं से फिर तुगलक वंश की शुरुआत होती है। बिल्कुल। गयासुद्दीन एक तजुर्बेकार फौजी था। उसने दिल्ली पर चढ़ाई की, खुसरो खान को हराया और मार डाला। 1320 में उसने दिल्ली में तुगलक वंश की नींव रखी। और इस तरह अलाउद्दीन की मौत के सिर्फ 4 साल के अंदर ही खिलजी वंश खत्म। हाँ, जो इतनी तेजी से बुलंदी पर पहुंचा था, उसका अंत हो गया। महज 30 साल का शासन रहा इस पूरे वंश का। क्या बात है। अच्छा, दिल्ली में जब ये सब चल रहा था, खिलजी वंश का पतन और तुगलक का उदय, ठीक उसी दौर में उत्तर में कश्मीर की कहानी भी एक नया मोड़ ले रही थी।
हाँ, ये एक अहम पहलू है जो अक्सर छूट जाता है। लगभग 1320 के आसपास ही दुलुचा नाम के एक मंगोल सरदार ने कश्मीर पर भयंकर हमला किया। मंगोल कश्मीर तक पहुंच गए थे हाँ, इस हमले ने वहां के हिंदू राजवंश को बहुत कमजोर कर दिया। और इसी का फायदा उठाकर वहां सत्ता बदली। जी, उसी कमजोर हिंदू राजा का एक मुस्लिम मंत्री था, शाह मीर। उसने मौके का फायदा उठाया और लगभग 1339 में खुद सत्ता पर काबिज हो गया। शाहमीर उसने कश्मीर में शाह मीर वंश की बुनियाद डाली और यहीं से कश्मीर में मुस्लिम शासन का एक लंबा दौर शुरू हुआ। ये शाहमीर वंश अगले करीब 250 साल तक कश्मीर पर स्वतंत्र रूप से राज करता रहा। 250 साल काफी लंबा समय है। हाँ, जब तक कि 1580s के दशक में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में नहीं मिला लिया। उस दौर में कश्मीर शिक्षा वगैरह का केंद्र भी था। हाँ, कश्मीर उस समय शैव दर्शन और विद्या का एक अहम गढ़ माना जाता था। हालांकि बाद में इसी शाहमीर वंश में 14वीं सेंचुरी के आखिर और 15वीं सेंचुरी की शुरुआत में सुल्तान सिकंदर शाह हुआ। सिकंदर शाह, जिसे इतिहास में बुत शिकन यानी मूर्ति तोड़ने वाला कहा गया है। स्रोत बताते हैं कि उसके दौर में कई मंदिर तोड़े गए और बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म बदला गया, खासकर ब्राह्मणों का। ओह, ये भी उसी दौर की एक सच्चाई है, जैसा कि उस समय के लेखकों ने दर्ज किया है। तो कुल मिलाकर देखें, अलाउद्दीन खिलजी एक जबरदस्त इरादों वाला, कामयाब फौजी कमांडर और कुछ हद तक दूर की सोचने वाला शासक था। सल्तनत को दक्षिण तक फैलाया, मंगोलों को रोके रखा और ऐसे आर्थिक सुधार किए जो पहले कभी नहीं हुए थे। लेकिन उसकी मौत के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। उसके बनाए सख्त नियम ढीले पड़ गए, उसके उत्तराधिकारी कमजोर और कह सकते हैं अय्याश निकले, और दरबार में साजिशें हावी हो गईं। नतीजा ये हुआ कि खिलजी वंश ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बहुत जल्दी। अलाउद्दीन की कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। क्या उसके जैसे कठोर बाजार नियंत्रण आज किसी भी रूप में प्रासंगिक हो सकते हैं? या फिर यह साबित होता है कि जब सारी ताकत एक ही इंसान के हाथ में सिमट जाए तो वो व्यवस्था आखिरकार अस्थिरता का शिकार हो ही जाती है? हाँ, ये कुछ सवाल हैं जिन पर हमारे श्रोता विचार कर सकते हैं। और इन्हीं सवालों के साथ खिलजी वंश का यह अध्याय यहीं खत्म होता है। अगली कड़ी में हम दिल्ली सल्तनत के एक और अहम वंश तुगलक वंश की शुरुआत और उनकी चुनौतियों पर बात करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।